हेलो साथियों, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा था, जहां पर हमने कहां पर छोड़ा था द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में, मास ऑफ कंजर्वेशन की द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो हमने यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हम जान चुके हैं, हम अभिकारक के जो समीकरण होता है उसको लिखना भी पहचान चुके हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो सभी दोस्तों का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। मास ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, मास ऑफ कंजर्वेशन क्या है, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है, यहाँ पर उपस्थित किसी भी पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, उसका ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से ना तो किसी पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है और ना ही किसी नए पदार्थ को बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है द्रव्यमान संरक्षण नियम का कि कोई भी पदार्थ है, आप कोई भी पदार्थ ले लीजिए, आप ना तो उसे नष्ट कर सकते हैं और ना ही यहाँ पर किसी नए पदार्थ को आप उत्पत्ति कर सकते हैं। आप एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी पदार्थ को। जैसे मार्कर है, इस मार्कर को आप नष्ट कैसे करोगे, तो आप बोलोगे सर इसको तोड़ फोड़ करके इसको फेंक देंगे तो ये नष्ट हो जाएगा। नहीं, तोड़ फोड़ करके फेंकने से ये नष्ट कभी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा नष्ट, क्योंकि ये इस एनवायरमेंट में, इस प्रकृति में तो है ना, इस प्रकृति में तो है, पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ है। या आपने इस मार्कर को किसी ना किसी बनाया होगा, तो बनाया किससे है, जो प्रकृति में जो सब्सटेंस, जो मैटर यहाँ पर उपस्थित है उसी से तो बनाया है। जो प्रकृति में जो मैटर उपस्थित है, जो वस्तुएं उपस्थित है, उनसे ही मिलकर बना है। तो ना तो किसी पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है, ना ही किसी पदार्थ को बनाया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें यह बतलाता है, हम इस चैप्टर के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बतलाता है कि अभिकारकों और उत्पादों का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। किसका, अभिकारक का और जो उत्पाद है, अभिकारक जो उत्पाद है, अभिकारक और उत्पाद है, इनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो बिल्कुल समान होना चाहिए। इनका समान क्यों होना चाहिए, इस वजह से होना चाहिए कि हमने पढ़ा है ना तो किसी पदार्थ को बनाया जा सकता है, ना ही किसी पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इस वजह से हम यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पढ़ रहे हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में जानने स्टार्ट करते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि अभिकारक और उत्पाद, जो अभिकारक है हमारे पास और जो उत्पाद है, उनका परमाणु द्रव्यमान समान नहीं है, उनका परमाणु द्रव्यमान क्या नहीं है, समान नहीं है। तो ऐसे समीकरण को हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि आप कोई भी अभिक्रिया, कोई भी समीकरण ले रहे हो तो उसका परमाणु द्रव्यमान बिल्कुल समान होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या हो रहा है, अभिकारक और उत्पाद का परमाणु द्रव्यमान अगर समान नहीं है तो यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है। इस वजह से हमें इस कौन सा समीकरण कह रहे हैं, असंतुलित कह रहे हैं, क्योंकि हमें इसके परमाणु द्रव्यमान को बराबर करने की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता है, परमाणु द्रव्यमान को बराबर करने की आवश्यकता है। तो एक बार फिर से इसकी परिभाषा रिपीट करते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। यहाँ पर वे पदार्थ, वे अभिक्रिया जिनके अंदर अभिकारक और उत्पाद का परमाणु द्रव्यमान समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। तो इस प्रकार के समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए जैसे मैंने यहाँ पर लिया है फेरस की क्रिया की जल से, और फेरस से क्रिया करने पर Fe3O4 मिल रहा है मेरे को, तो फेरस ऑक्साइड मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर मेरे को देखिए, यहाँ पर Fe3O4 मिला है मेरे को, तो यहाँ पर फेरस कितने हैं, यहाँ पर 3 है सर, यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं सर, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर कितने हैं, 4 है। इसका मतलब क्या है कि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। कौन सा समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है या कंकाली रासायनिक समीकरण है। क्यों है, इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर अभिकारक उत्पाद का जो परमाणु द्रव्यमान है वो समान नहीं है। तो आगे चलना चाहिए हमें।
इसके आगे चलना चाहिए। तो आगे चल रहे हैं, अब हम समझ रहे हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, तो हमने कहा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है और असंतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण है, उसको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करने के लिए क्या किया जाए, संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए संतुलित करने के लिए हम अलग अलग विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। अलग अलग विधियों का प्रयोग मतलब क्या है, मतलब यह है कि हम अलग अलग विधियों से इसे समीकरण को संतुलित करेंगे। सबसे पहली विधि है चरणबद्ध करना। कौन सी विधि है बताओ, चरणबद्ध करना। और ये विधि क्या कहती है, ये विधि क्या कहती है, सबसे पहले बात ये समझो, क्या ये विधि ना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही सिंपल है, सिंपल विधि है बिल्कुल। देखिए चरणबद्ध विधि कहती है, जैसे हमने ये समीकरण वापस से रिपीट कर लिए यहाँ पर, इसी समीकरण को हम संतुलित करने के प्रयास करेंगे। आगे और भी विधियों के बारे में पढ़ने वाले, सबसे पहले पढ़ते हैं चरणबद्ध करना। चरणबद्ध करना क्या कहलाता है, देखो क्या होता है, Fe प्लस H2 Fe3O4 प्लस H2 के बार। तो यहाँ पर हमारे पास में कैसा है समीकरण, असंतुलित है, तो इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखिए संतुलित कैसे करते हैं, इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं जरा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तत्वों का नाम, किसका नाम लिखा है मैंने यहाँ पे, तत्वों का नाम लिखा है, यानी कौन कौन से तत्व हम ले रहे हैं, बताओ कितने तत्व। फेरस है क्या, बिल्कुल है, ये रहा फेरस। हाइड्रोजन है क्या, हाँ ये रहा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन है क्या, हाँ ये रहा ऑक्सीजन। चौथा तत्व दिख रहा है क्या, नहीं है, चौथा तत्व नहीं है, तीन ही तत्व है, तीन तत्व हमने लिख दिए। सबसे पहला तत्व कौन सा, Fe है। कौन सा है सबसे पहला, Fe है, फेरस है। अब देखो सर फेरस कितना है, अभिकारकों में परमाणु संख्या। अब ये बताने की आवश्यकता है कि अभिकारक कौन सा है, क्यों पहले बता चुका हूं। अभिकारक कौन सा होता है, अभिकारक कौन सा होता है, अभिकारक वो होता है जो तीर के निशान के पीछे होता है, निशान इधर की तरफ है ना, इसके पीछे की तरफ जो है ना वो क्या है, देखो यहाँ पर अभिकारक कौन सा भैया, अभिकारक फेरस है। सबसे पहले फेरस का काम करते हैं, फेरस यहाँ पर है, तो यहाँ पर अभिकारकों में कितना है, एक फेरस है। कितना फेरस है भैया, एक। क्लियर है क्या, आगे चले, आगे चले तो यहाँ पर देखो फेरस उत्पाद में कितना है, उत्पाद वो है, तीर का निशान इधर लगा हुआ है, देखो इधर है, तो ये क्या है, उत्पाद है। और उत्पाद में परमाणु संख्या कितनी है भैया, तीन, तीन लिख दिया गया। क्लियर है क्या, चलो आगे चलते हैं। हाइड्रोजन का ले लो ऐसी, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर दो, यहाँ पर दो लिख दी, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर कितनी ली, दो ले ली, दो लिख दी, क्लियर है। ऑक्सीजन कितना है, एक है, एक ले लिया। यहाँ पर देखो चार है, चार ले ली, बैलेंस नीचे क्या, अरे यहाँ पर तीन है तो यहाँ पर भी तीन आने चाहिए, यहाँ पर आठ है तो यहाँ पर भी आठ, यहाँ पर चार है चार, यहाँ पर दो है तो दो आने चाहिए, तभी संतुलित होगी। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर Fe कितना है भैया, एक का, कितने Fe चाहिए भैया, तीन चाहिए, इनटू कर दिया तीन से, कितने आ गए, तीन आ गए ना। कितने Fe हो गए बताओ मेरे को, तीन Fe हो गए क्या, तीन Fe लगा दोगे यहाँ पर, क्लियर है क्या, गलत थोड़ी ना है, तीन Fe लगा दिया, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर तीन फेरस हो गए, यहाँ पर तीन हो गए, ये लो वहां पर लगा देता हूँ, तीन फेरस यहाँ पर भी हो गए, तीन फेरस हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे चलते हैं, हाइड्रोजन का ले लो, चलो लेते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कितना है भैया, दो है, और यहाँ पर भी दो है, संतुलित है। अरे मैंने क्या कहा था भैया, कहा था कि अभिकारक भी समान है, उत्पाद में समान है, तभी वो संतुलित कहलाएगा। तो यहाँ पर दो है ना, यहाँ पर भी दो है, छोड़ दे, हो गया काम। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन कितना है, एक, कितना है, एक है। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, उत्पाद में चार, मामला गड़बड़ा गया, क्या करें सर, अब क्या करेंगे, अब करना क्या है, इधर आओ। यहाँ पर ऑक्सीजन किसके पास में, जल के पास में है, और ये सिंपल सी बात है कि अगर ऑक्सीजन को बढ़ाना है तो हाइड्रोजन तो बढ़ेगा। सर क्यों बढ़ेगा हाइड्रोजन, हम तो यहाँ पर लगाएंगे, नहीं लगा सकता, नीचे लगा देंगे। अरे नहीं लगा सकता भैया, नीचे नहीं लगा सकता, खुद ऐड कर रहा है, नहीं लगा सकता ऐड, तो ना तो यहाँ पर लगा सकता है ना यहाँ पर लगा सकता है। ऑप्शन कहाँ बचा रहे, यहाँ पर बचा है, और यहाँ पर ही लगा सकता है, यहाँ पर ही लगा सकता है, यहाँ पर ही लगा सकता है। तो दो चार जो भी लगाना है यहाँ पर लगा सकता है, ना तो यहाँ पर लगा सकता ना यहाँ पर लगा सकता। क्लियर है क्या, और ये बात क्लियर है कि अगर यहाँ पर लगाएगा तो हाइड्रोजन तो बढ़ेगा भैया। अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन बढ़े या ना बढ़े वो बात की बात है, क्योंकि हम तो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं ना,
हम तो किससे मतलब है, ऑक्सीजन से मतलब है। चलो स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर एक था, यहाँ पर 4 था, तो 4 लगा दिया, लगा तो काम हो गया ना। ऑक्सीजन चाहिए था, मिल गया ना। ऑक्सीजन चाहिए था, मिल गया, लेकिन क्या हुआ, हाइड्रोजन बिगड़ गया तो सुधार दी इसको। अब यहाँ पर है 4 दूनी 8, कितने हैं 8, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, ये तो नाइंसाफी है ना, नाइंसाफी नहीं करेंगे लेकिन हाइड्रोजन के साथ में इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 2 है। अब क्या करते हैं, मतलब अब क्या करना क्या है, यहाँ पर भी 4 लगा दो, सिंपल सी बात है। यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया, 4 ऑक्सीजन आ गई, 4 ऑक्सीजन आ गई। तो कहने का मतलब है कि 2 से इंटू कर दिया 4 को, देखो 2 इंटू 4 हो गया, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, क्लियर हो गया। 8 आ गए इधर, 8 आ गए इधर, क्लियर हो गया क्या। और ये समीकरण हो गया संतुलित, ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। नीचे देख लो इस प्रकार से, ये का सेम टू सेम समीकरण हमने लिख लिया, संतुलित कर दिया। बोले सर समझ में नहीं आया, अच्छा समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं भैया। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, चरणबद्ध विधि, चरणबद्ध करना जो विधि है वो समझ में नहीं आई, ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, एक एक स्टेप को समझाता हूँ तुम्हारे को, एक एक स्टेप को, हाँ एक एक स्टेप को समझाता हूँ। एक एक स्टेप को समझाने के लिए जिस विधि का मैं प्रयोग कर रहा हूँ उसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि है, हिट एंड ट्रायल विधि। तो उम्मीद है यहाँ तो आपको समझ में आया होगा। वापिस इसको रिवर्स करते हैं, सर होता क्या है, किस प्रकार से हो रहा है। वाले हैं दूसरी विधि के बारे में, मतलब वो विधि हमें समझ में नहीं आई थोड़ी सारी, इस प्रकार से थी कि पता नहीं ऊपर से जा रही थी। चलो कोई बात नहीं, विस्तार समझते हैं। अब समझते हैं हिट एंड ट्रायल विधि के बारे में बात करें। दूसरी विधि है, पहली विधि कौन सी चीज, चरणबद्ध करना। दूसरी विधि कौन सी है, हिट एंड ट्रायल विधि। क्या कहती है हिट एंड ट्रायल विधि, कहती इस प्रकार से है कि मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। देखो भाई क्या समझाती है, देखो कहती है सबसे पहला पॉइंट है हिट एंड ट्रायल विधि का, चाहो तो नोट कर लो, और वैसे आपको पीडीएफ पे डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी, तो नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये कहता है, पहला पॉइंट इसका क्या कहते हैं कि आप जिन अभिकार को और उत्पादों को संतुलित करना चाहते हैं, सबसे पहले उनको बॉक्स में बंद कर लो। सबसे पहले कर लो बॉक्स में बंद, कर लिया क्या, हाँ सर कर लिया। यहाँ पर कर देंगे Fe+H2, इन सभी क्या किस में बंद कर लिया, बॉक्स में बंद कर लिया। अब बॉक्स में बंद करने के बाद में वही प्रक्रिया दोहराई है जो आपने चरणबद्ध विधि में दोहराई थी। क्या दोहराई थी बताओ, तत्वों के नाम लिखे थे, अभिकार के अंदर कौन कौन से तत्व है, कितने अभिकारक है, कितने उत्पाद है, लिखा था ना। वही सारणी बना लो वापिस से, बन गई क्या। देखो मैंने लिखा यहाँ पर तत्वों का नाम फेरस। देखो फेरस कितने हो भैया, 1 फेरस है, ये रहा, उधर नहीं है, उधर तो 3 है, इधर बात करूं अभिकार है। तो देखो फेरस कितने, 1 है। उत्पाद कितने हैं, फेरस के उत्पाद देखो 3 है भैया, उत्पाद में फेरस 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं अभिकारकों में, 2 है, ये 2 लिख लिया। हाइड्रोजन कितने उत्पाद में, 2 है। अब देखो ऑक्सीजन कितने अभिकारकों में, 1 है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने उत्पाद में, 4 है, लिख लिया। तो इस प्रकार से इसको लिखने के बाद में हमारा दूसरा चरण कंप्लीट हो जाता है। चरणबद्ध विधि में, सॉरी हिट एंड ट्रायल विधि के अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, ध्यान से समझिएगा। तीसरा पॉइंट पर चलते हैं। देखो अब क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को लेंगे, जैसे 3 तत्व है ना, अब तीनों को एक एक बार ले लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ऑक्सीजन को, सबसे पहले संतुलित करेंगे किसको, अभिकारकों में और उत्पादकों में पाए जाने वाले ऑक्सीजन को क्या करेंगे, सबसे पहले संतुलित करेंगे। और ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, देखो आओ भाई, देखो ऑक्सीजन के परमाणु, किसके परमाणु बताओ, ऑक्सीजन के परमाणु ले ले क्या, अभिकारकों में देखो, अभिकारकों के अंदर और उत्पादों के अंदर ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं। देखो भैया प्रारंभ में जब हमने लिया, क्या लिया हमने, ऑक्सीजन के परमाणु, तो एक ऑक्सीजन का परमाणु था क्या, इसके अंदर देखो ये रहा, कितना था, 1 था ऑक्सीजन का परमाणु। और ऑक्सीजन का परमाणु H2 क्यों लगाया है, किसमें था, फिर इसमें था क्या, नहीं, किसमें था, जल में था, किसमें था, जल में। तो जल में था तो जल लगा दिया यहाँ पर मैंने, किसमें था बताओ, जल में था, तो मैंने क्या लगा दिया, जल में कितनी ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है सर, लगा दिया क्या, इस वजह से H2 लिखा है, H2 में 1, क्लियर है क्या। चलो आगे उत्पाद में चलते हैं। तो हमने लिखा है 4 यानी 4 लिखा है, ऑक्सीजन 4 है प्रारंभ में, फिर किसमें, Fe3O4 में
Fe3O4 में है क्या 4 ऑक्सीजन। हाँ बिल्कुल सही बात है भैया। Fe3O4 में कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन। अब देखो ये तो उसने बताया है, हम क्यों आए संतुलित करने के लिए सर। आओ संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, संतुलित करने के लिए क्या करने के लिए आए हम, संतुलित करने के लिए आए हम। देखो यहाँ पर अभी कार को हमें संतुलित करने के लिए 1 × 4 कर दिया। क्यों, अरे ऑक्सीजन 4 है ना भैया, संतुलित करने आए ना यहाँ पर, संतुलित करने की बातें करेंगे। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दिया गया, और यहाँ पर देखो 4 है 1 है 1 × 4 कर दिया, 4 से इंटू कर दिया, 4 ऑक्सीजन आ गई क्या। कैसे सर, अरे भैया देखो अगर मैं यहाँ पर 4 लगा दूंगा 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे क्या, बिल्कुल सही बात है। तो यही करना है हमें, यही करना है, यहाँ पर 4 लगा देना है और 4 ऑक्सीजन हो गई। सर हाइड्रोजन बिगड़ गया, अरे भाई रुक जा भाई रुक जा, हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे, रुक जा। अब बात करने वाले अगले तत्वों की, हाइड्रोजन और कौन रह रहा है, हाइड्रोजन और कौन रहा है, फेरस रह रहा है, इसकी बात आगे चलते हैं। आगे चल रहे हैं मतलब फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं, 3 पॉइंट हमने बात कर ली है, तीसरा पॉइंट अभी रिसेंटली क्या बात किया, ऑक्सीजन के बारे में बात की थी। अब बात करने वाले हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन के बारे में क्या बात करने वाले वो देखिए, हाइड्रोजन के बारे में क्या बात करने वाले, बात करने वाले हो हाइड्रोजन के परमाणु। किसके परमाणु भैया, हाइड्रोजन के परमाणु के बारे में बात करने वाले। अभी कारकों में और उत्पादों में कितने कितने गिन लीजिए आपको दी। देखो गिनते हैं, सबसे पहले प्रारंभ में देखिए हावी कारकों के अंदर हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं सर 8 लिख रखे हैं। 8 तो थे नहीं, यहाँ पर 2 ही तो थे। हाँ बिल्कुल सही। अरे अभी थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन को संतुलित किया था, तब हमने कितने लगाए थे, यहाँ पर 4 लगाए थे ना, तो 4 में 8 हो गया ना, तो कितने हो गए भैया 8 हो गए, 8 हो गई। यहाँ पर 4H2O के अंदर कितने हैं 8 है अभी कारकों में हाइड्रोजन के परमाणु। अब देखो भैया उत्पाद के अंदर कितने हैं 2 है, कितने हैं 2 है, H2O के अंदर 2 है। अब संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर तो 8 है, यहाँ पर तो 8 पहले से ही है, यहाँ पर करना पड़ेगा जो भी कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर 8 बनाने के लिए क्या करें बताओ, 16 से गुणा कर दो, 16 से गुणा कर दिया, 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दिया तो 8 बन गए, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर फेरस बचा हुआ है, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, हाँ ठीक है इसका काम हो गया, सबका काम हो गया, लेकिन फेरस बचा हुआ है। देख लो यहाँ पर हाइड्रोजन का काम भी हो गया, ऑक्सीजन का काम भी हो गया, लेकिन क्या बचा हुआ है, फेरस बचा हुआ है। फेरस के परमाणु की बात करते हैं सबसे पहले, किसकी बात करते हैं मतलब फेरस के परमाणु। प्रारंभ में अभी कारकों के अंदर फेरस के परमाणु देखो पहले होते 1 ही था, हाँ याद हो गया, बिल्कुल सही बात है। और उत्पाद में कितने, उत्पाद में 3 है, 3 किस में Fe3O4 में, Fe3O4 में कितने 3 है। तो अगर 3 है तो हमें कितने करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे। संतुलित करने के लिए कितने से इंटू कर रहे हैं, 3 से इंटू कर रहे हैं, और 3 से इंटू कर देने पर हमारे पास कितने परमाणु गिर भैया 3 हो गए, यहाँ पर भी 3 हो गए, यहाँ पर भी 3 हो गए। अब देखो संतुलित हो गया क्या, 3 Fe 4H2 Fe3O4 और 4H2। अब यहाँ पर देखो ये संतुलित है क्या पूरी तरीके से। इधर कितने हैं हाइड्रोजन कितने 8 है, इधर भी 8 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी 4 है। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर फेरस 3 है, यहाँ पर भी फेरस 3 है। इसका मतलब है हमने द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था उसका पालना कर लिया पूरी तरीके से, और इस समीकरण को कह सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। सर आपने संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा कही थी, बिल्कुल कही थी, तो संतुलित की बता दो। संतुलित किस प्रकार से होगी कि अभिकारक उत्पाद है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर अभिकारक व उत्पाद का परमाणु द्रव्यमान समान होता है, क्या बताओ परमाणु द्रव्यमान समान होता है, तो इसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया या संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अब क्या पढ़ने वाले हैं सर, हमने ये कंप्लीट कर लिया, हमने संतुलित करना भी सीख लिया, बिल्कुल सही बात है सीख लिया। हमने पहले लिखा था समीकरण लिखना, क्या लिखना बताओ, क्या लिखना, समीकरण लिखना, ये था टॉपिक समीकरण लिखना। अब टॉपिक चलेगा अवस्था लिखना, क्या लिखना अवस्था, हाँ अवस्था, जैसे अवस्था की सॉलिड ठोस गैस किस प्रकार से लिखते हैं इसको इसका जो टॉपिक आगे चलने वाला है अवस्था लिखना, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी दोस्तों आगे बात करते हैं अवस्था के बारे में कि अवस्था किस प्रकार से लिखते हैं। हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए हैं, 5 पॉइंट पढ़ लिए, अभी 5 पॉइंट पढ़े, लेकिन हमारा समीकरण पूरा नहीं हुआ है, अभी समीकरण पूरा नहीं हुआ है। अब देखो समीकरण पूरा नहीं हुआ है, तो समीकरण पूरा नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, अभी समीकरण अधूरा है ना, तो पूरा करने की आवश्यकता है। हमने अभी संतुलित किया है लेकिन कंप्लीट नहीं किया है। कैसे कंप्लीट नहीं किया है सर, कंप्लीट इस प्रकार से नहीं किया। देखिए हमने पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा, देखो अवस्था, छठवां पॉइंट लिखा है अवस्था लिखना, कि अवस्था लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी मैटर लिया है, जो भी पदार्थ लिया है, हमें कैसे पता चलेगा कि आपने गैस लिया है, ठोस लिया है या द्रव लिया है, जो भी लिया है आपने, हमें कैसे पता चलेगा। पता लगाने के लिए हमें अभी क्या समझना पड़ेगा ना पूरी तरीके से,
हाँ कि ये सभी अभिक्रिया केंद्र ये पदार्थ लिया गया, तो ये पदार्थ लिया गया तो उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी अवस्था को दर्शाते हैं। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर कार्बन लिया है, क्या लिया है मैंने, कार्बन लिया है और एस से दर्शाया। एस का मतलब क्या होता है, अरे सॉलिड, एस का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड का मतलब होता है ठोस है, तो मतलब कार्बन कैसा है, ठोस है, इसको अवस्था को दर्शा दिया मैंने। दूसरी बात करता हूँ ऑक्सीजन की, O2 जानते हो ऑक्सीजन को कहते हैं, ऑक्सीजन को कहते हैं O2, तो कौन सी फॉर्म में होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खाते हो क्या, नहीं सर, सांस लेते हैं गैस के थ्रू, अच्छा गैस होती है, इस वजह से जी लिख दिया मैंने। जब वहां पर कंपाउंड बनता है मेरे पास में तो क्या बनता है, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, क्या बनता है मेरे पास में, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, गैस बनती है। क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर होगी। तो इसको क्या कहते हैं, अवस्था कहते हैं, क्या कहते हैं फिर अवस्था। जी कहां से है, अरे भैया जी लिखेगा, GAS लिखेगा तो गैस से जी तो आएगा ना, और कहां जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ताप, दाब या उत्प्रेरक को लिखना, यानी किसी भी अभिक्रिया के अंदर कोई ताप दे रहे हो आप, बर्फ को द्रव में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जल में कन्वर्ट कर रहे हो, द्रव में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर दे रहे हो क्या, टेम्परेचर कितना दे रहे हो भैया बताओ। तो टेम्परेचर जो दे रहे हो उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस H2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है गैस की फॉर्म में, H2 गैस की फॉर्म में, 300 एटीएम दाब, कौन सा दाब पर भैया, 300 एटीएम दाब पर मेरे पास मेथनॉल बन गया। क्या बन गया मेरे पास, मेथनॉल बन गया, CH3OH बन गया मेरे पास। बताओ क्लियर है कि नहीं, ये बात क्लियर है या नहीं है ये बात। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, दाब, उत्प्रेरक को लिखा है। आगे बात करते हैं। अब देखो ये हमें जो अभिक्रिया है, जो समीकरण होते हैं, समीकरण कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरीके से, हमने उनको संतुलित भी कर लिया है और संतुलित किस प्रकार से करते हैं वो भी सीख लिया है। और ये जितना भी हमने अभी तक कवर किया है ना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण, इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर से नंबर आने, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। हिट एंड ट्रायल विधि एक बहुत ही शानदार तरीके की विधि है, और दूसरी बात ये एक बड़ी विधि है, तो बड़ी है तो मतलब आएगा तो निबंधात्मक क्वेश्चन आ सकता है, अति लघुतरात्मक भी आ सकता है, लेकिन तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखिए क्या पढ़ते हैं, आगे पढ़ रहे हो एक अभी कह लिखिए अलग से इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ लगाया यहाँ पर हमने, यहाँ पे EMP लिख दिया, मतलब इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट देखते हैं, जब हम एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एक्वस फॉर्म में, 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जब उसकी क्रिया जल के साथ में कर रहे हैं, 12 जल के साथ में कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में जल होता है, ठीक है, तो आप जानते इस बात को। तो जब इसकी क्रिया की जाती है तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ये वही अभिक्रिया है, वही अभिक्रिया जो प्लांट्स के अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर होती है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वायुमंडल से, कोई प्लांट है उस प्लांट को बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है, जल उसके अंदर है ही, और वो मिलकर क्या बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बना लेता है, अपने अंदर किसका निर्माण कर लेता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। प्लांट का जो भोजन बनता है ना वो वाली स्टेप है, प्लांट का जो भोजन बनता है वो वाली स्टेप है, जो आप जैव प्रक्रम वाला चैप्टर है 6 नंबर का, उसके अंदर भी आप इसको पढ़ोगे। क्लियर है, तो उम्मीद है कि ये सभी बातें आपको क्लियर होगी, इतनी बातें आपको क्लियर होगी। हम ये क्यों लिख रहे हैं, अवस्था क्यों लिखना चाहिए, ताप क्यों लिखना चाहिए, इस सभी क्रिया को पूरा करने के लिए लिखते हैं। क्लियर है, तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होती हैं, संयोजन वियोजन जो अभिक्रिया होती हैं उनके बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही रहेगा, आने वाले लेक्चर में उन अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।